हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की लाइव क्लास में मैं फिर से आपका ससमान स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहे थे और पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से हम राजस्थान जीके को तैयार कर रहे थे। और उसी क्रम में आज मैं लेके आया हूँ आपका मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास का आपको पता है कितना इम्पोर्टेंस होता है राजस्थान हिस्ट्री में, है ना। राजस्थान हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है किसका, मेवाड़ के इतिहास का। पूरे मेवाड़ के इतिहास को हम 45 से 50 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा बेस्ट से बेस्ट तरीके से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। चलें जी, पहले तो क्लास को शेयर कर दो सारे लोग। सॉरी, सारे लोग क्लास को शेयर कर दो फटाफट। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाने चाहिए भाई इस क्लास में, बहुत मजेदार क्लास होने जा रही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुहिल वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वही आरपीएससी का नया ट्रेंड कथन वाला। गुहिल वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है ना। चलिए बता देते हैं अभी कौन सा सत्य नहीं है। गुहिल ने 566 में गुहिल वंश की स्थापना की, ये बात भी बिल्कुल सही बात आपकी कि भाई गुहिल का। और उसने क्या की थी, 65 ईस्वी के अंदर गुहिल डायनेस्टी का क्या करता है, उद्गम करता है। और ये गुहिल डायनेस्टी कहाँ पे, मेवाड़ के अंदर आपका क्या करती है, शासन करती है। तो आपसे ये पूछ ले कि मेवाड़ में किस वंश का, बता देंगे गुहिल वंश का शासन था। ठीक है, हाँ जी। चले आगे। इनको सूर्यवंशी हिंदू माना गया है, बिल्कुल सही बात है, इनको सूर्यवंशी हिंदू माना गया है। और ये क्लियर आवाज, अरे ऑडियो वीडियो क्लियर है। चले, सामूहिक अभिलेख वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। पता होना चाहिए कि जो सामोली का अभिलेख है वो 646 ईस्वी का है। कब का है, 646 ईस्वी का क्या है आपका सामोली का अभिलेख है। और ये गुहिल वंश की क्या देता है, जानकारी देता है। ये सामोली अभिलेख के अंदर आवाज, हेलो 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 हेलो, सबको आ रही है अब आवाज। शिलादित्य है, इस सामोली अभिलेख में शिलादित्य के बारे में बताया। और शिलादित्य के बारे में यह बताया कि गुहिल का पांचवा वंशज, कौन सा वंशज, पांचवा जो वंशज है वो कौन था, शिलादित्य था। ठीक है, ये पांचवा वंशज है। इसका मतलब अगर हम एक राजा का अगर कम से कम 20 वर्ष का क्या माने, कार्यकाल माने, ठीक है, अगर एक राजा का 20 वर्ष का कार्यकाल माने तो आप कितना साल कम कर दोगे इसमें, अरे इसमें कितने साल कम करोगे, 80 साल कम कर दो। 80 साल कम करोगे तो गुहिल का आपका शासन आ जाता है, वो आ जाता है 600 500 आपका 86 ईस्वी का। कितने का आ जाता है, 586 ईस्वी का क्या आ जाता है आपका। हाँ, तो 566 ईस्वी में गुहिल का क्या हुआ करता था, यहाँ पे शासन हुआ करता था। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं,
चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। मेदपाट प्रागवाट सीवी जनपद किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मेदपाट, बिल्कुल कलाम एकेडमी से गोपाल जाट, चित्तौड़गढ़ सेंटर से हो गया आप। चलिए, हाँ, मेदपाट प्रागवाट सीवी जनपद किस क्षेत्र का नाम है, बता दोगे आप कमेंट करके? तो भैया ये मेवाड़ का है। मेदपाट प्रागवाट और सीवी जनपद किसको बोलते थे? मेवाड़ क्षेत्र को बोलते थे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक राजधानी बनती है आहड़। कौन सी राजधानी बनती है? आहड़ का पुराना नाम है आघाटपुर। आहड़ का पुराना नाम क्या है, जो किससे संबंधित है? मेवाड़ से ही संबंधित है। तो ये प्रश्न भी आपका क्या जाएगा? हो जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेवाड़ के राजा बप्पा रावल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये हारित ऋषि के क्या थे भैया? शिष्य थे। ऐसा बताया जाता है कि नागदा के अंदर हारित ऋषि के क्या रहते थे, ये आपके आश्रम में रहते थे और उनकी गायें चराया करते थे। हारित ऋषि की क्या चराया करते थे? गायें चराया करते थे। और उन्हीं के आशीर्वाद से ये क्या बनते हैं? माँ कालिका के आशीर्वाद से शिव क्या क्या एक लिंग जी महाराज के आशीर्वाद से क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। महर्षि ऋषि उनको क्या करते हैं? गाइडेंस देते हैं, भाई आप क्या करो, एक लिंग जी महाराज की तपस्या करो, और तपस्या करके आपको वो ही क्या दे सकता है? राजा बना सकता है। तो हारित ऋषि क्या हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम कालभोज है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा, इनको क्या बताते हैं? कालभोज ही बताते हैं। जीएच ओझा इनको क्या बताते हैं? बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और ये इनको क्या बताते हैं? कालभोज बताते हैं। ये बताते हैं कि भाई कालभोज ही गुहिल था, और सॉरी, बप्पा रावल था, और बप्पा रावल ही कौन है? कालभोज है। हाँ, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ठीक है, ऐसा कौन बताते हैं? जीएच ओझा। तो देख लो, जी से गंगाधर और जी से जीएच ओझा, बता दोगे? हाँ, ट्रिक से याद करें। 734 ईस्वी में मानमौर्य का राकर चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 734 ईस्वी के अंदर ये किस पे? मानमौर्य का यहाँ पे क्या था? शासन था मानमौर्य का। मानमौर्य भी लिखते हैं कहीं पे इसको। तो 734 ईस्वी में अटैक करते हैं चित्तौड़ पे, और चित्तौड़ में मानमौर्य को हरा के और किसका अधिकार कर लेते हैं? ये आपके राणा शाखा का क्या कर लेते हैं, या रावल शाखा का क्या बना देते हैं? अधिकार क्षेत्र बना लेते हैं। तो रावल लगाने वाले पहले राजा कौन थे? बप्पा रावल ही थे। ठीक है भाई। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा बनाई। देखो, हारित ऋषि का दरबार था, हारित ऋषि के गुरुकुल में रहते थे, और वहीं से इनका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तो उसी को क्या बना लेते हैं? राजधानी बना लेते हैं। नागदा पहली राजधानी होती है मेवाड़ वालों की। मेवाड़ वालों की तीन राजधानियां बनती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो पहली राजधानी पूछता तो कौन सी थी? नागदा ही थी। चले आगे, नागदा उदयपुर में पड़ता आपका। हाँ, चले आगे। किस मेवाड़ राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। किस राजा ने, मेवाड़ के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? बताओ। देखो, बप्पा रावल है। बप्पा रावल जी क्या करते हैं? 110 ग्रेन के क्या चलाते हैं? सोने के सिक्के सिक्के चलाते हैं। भैया ग्रेन क्या होता है? देखो, एक ग्रेन बराबर होता है एक गेहूं का दाना। यानी एक गेहूं के दाने में जितना वजन होगा ना, उतना ही कितना होगा? एक ग्रेन होगा आपका। तो 110 गेहूं के दानों के बराबर के वजन के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। किसने? बप्पा रावल ने। और वो सिक्के किसके थे? सोने के सिक्के थे। ठीक है, आगरा के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पे खुदाई के अंदर ये मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल।
कमल मेघवाल, मेवाड़, बिल्कुल सही बात है। आगे चलें क्या? चलो नेक्स्ट राजा, किस मेवाड़ राजा की उपाधियां हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवई, इससे पता चलता है बप्पा रावल बहुत ही क्या थे, निपुण थे भाई राजकार्य के अंदर। तो इनको राजगुरु की क्या मिलती है, उपाधि मिलती है भाई। आप मेरे से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, मेरे पास हर चीज के नोट्स अवेलेबल हैं। बप्पा रावल राजगुरु थे, राजाओं के क्या थे, गुरु थे। तो इनकी उपाधि हिंदू सूरज भी है कि भाई इनके आने के बाद में हिंदुओं ने क्या, हिंदुओं का नया सूरज क्या हो गया, उदय हो गया। तो ये किन की उपाधि थी, ये उपाधि थी किन की थी भाई, ये उपाधि आपके बप्पा रावल की थी। चकवई, चारों दिशाएं जीतने वाला चकवई, चारों दिशाओं पे राज करने वाला चकवई। तो ये चकवे भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, चकवई या चकवे। चारों दिशाओं को जीतने वाले कौन थे, बप्पा रावल। ठीक है भाई, तो ये बप्पा रावल की क्या है, उपाधियां हैं। आदर्श कटारिया, बिल्कुल सही आंसर आपका। चले आगे, किस मेवाड़ राजा ने नौकरशाही की स्थापना की? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बताओ भाई, किस राजा ने नौकरशाही व्यवस्था चालू की थी, बताओ फटाफट। नौकरशाही व्यवस्था किसने चालू की? देखो, नौकरशाही चालू करने वाला पहला राजा कौन था, वो था अल्लट। और अल्लट का बचपन में नाम था आलू, अल्लट ही रहा होगा। और जैसे आज कोई किसी का नाम कमलेश है, उसको काड़ू काड़ू करने लग जाते हैं। किसी का नाम काड़ू राम है तो उसको काड़ू काड़ू करने लगे। तो अल्लट को पहले ऐसे आलू, सुरालू इधरारे, है ना, सुरालू इन्ना। तो अल्लट को पहले क्या नाम लिया था इसका, आलू। और रावल ये क्या लगाते थे आगे, तो आलू रावल किसका नाम है, अल्लट का ही नाम है। तो अल्लट ही क्या थे जिन्होंने पहले बार क्या किया था, नौकरशाही व्यवस्था शुरू की थी, नौकरशाही व्यवस्था शुरू की थी। ले आगे, हाँ, प्रशासनिक पदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख अगर आपसे ये पूछ ले, जैसे अभिलेख में पढ़ेंगे वैसे तो हम, एक प्रशस्ति मिलती है जिसका नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर ये नौकरशाही व्यवस्था की क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और ये सारणेश्वर प्रशस्ति किसका उल्लेख करती है, अल्लट की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करती है। चले आगे भाई, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दो, बुताला का युद्ध, बुताला का युद्ध इंपॉर्टेंट लगा दो, याद करवा देंगे अभी आप। इल्तुतमिश के साथ, इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ राजा ने बुताला का युद्ध लड़ा था, बताओ भाई। देखो, भूत है ना, भूत, ऐसे याद करो कि रात को 12:27 पर आपको क्या दिखते हैं, भूत दिखते हैं। रात को 12:27 पर क्या दिखते हैं, भूत दिखते हैं। और आपका जो नींद नींद है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। आपको क्या हो जाता है, जेता, जेता मतलब जानते हो, जेता, चेत हो जाता है। आपको क्या हो जाता है, चेतन अवस्था में आ जाता। तो चेत से जेतर सिंह, भूत दिखे 12:27 पे, रात को दिखते हैं ना, 12:30 बजे के बाद। हाँ, 12 बजे के बाद में दिखते हैं आपको भूत। तो भूत कब दिखे, 12:27 पे। आपको क्या हो गया, चेत हो गया। चेत से जेतर सिंह, भूत कब दिखे, 12:27 पे। तो 1227 के अंदर कौन सा युद्ध होता है, भूताला का युद्ध। ठीक है, भूताला का युद्ध इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य क्या होता है, हाँ। और जेतर सिंह क्या होता है इसमें, जीत जाता है। इल्तुतमिश की कोई औकात नहीं। अरे कर दोगे, भूत कितने बजे दिखे आपको, 12:27 पे दिखे। 1303 के अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के बारे में विचार कीजिए। करते हैं भाई, विचार करते हैं, विचार करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी किस पे अटैक करता है, चित्तौड़ पे अटैक करता है ना, चित्तौड़ पे क्या करता है, अटैक करता है। और उस टाइम राजा कौन हुआ करता था, रतन सिंह। कौन हुआ करता था,
रतन सिंह। और चित्तौड़ में इसी के समय में पहला साका होता है, कौन सा? चित्तौड़ का पहला साका कौन सा होता है? 1303 में। किसके शासनकाल में होता है? रतन सिंह के शासनकाल में। युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के अपने बेटे खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रख दिया था। अपने बेटे खिज्र खां के नाम पे क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। ये बात भी सही है। ओ गुरुजी, यह बात भी सही है। रतन सिंह के सेनापति का नाम गोरा और बादल था। बिल्कुल, गोरा और बादल क्या थे? शहीद हो गए थे। अरे वही है ये पद्मिनी, रानी पद्मिनी के लिए युद्ध हुआ माना जाता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक पद्मावत है, पद्मावत ग्रंथ है। और पद्मावत ग्रंथ है वो साहित्यिक ग्रंथ है। और साहित्य को हम इतिहास नहीं मान सकते। साहित्य को इतिहास हम नहीं मान सकते, है ना। तो ये पद्मावत का क्या है? ये पद्मावत के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन देखो, रतन सिंह के पिताजी का नाम था समर सिंह। कौन थे? समर सिंह। देखो, कारण, मेजर कारण ये था कि भाई पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। दूसरी बात, 1299 के अंदर देखो, सारे राजस्थान के पास कुछ नहीं था। राजस्थान के पास लूटने के लिए कुछ नहीं था। राजस्थान, बस राजस्थान में युद्ध इसलिए हुए हैं, राजस्थान पे अटैक बस इसलिए हुए हैं क्योंकि राजस्थान मालवा गुजरात के बीच में पड़ता था, दिल्ली और गुजरात के बीच में पड़ता था। अरब देश जाने के लिए, तुर्क देश जाने के लिए आपको राजस्थान से होके जाना पड़ेगा। आपको गुजरात लूटने के लिए आपको राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश जाने से लिए दिल्ली से आपको राजस्थान होके जाना पड़ेगा। तो भैया समर सिंह ने 1299 में टैक्स ले लिया। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चला, जैसे ही चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ पहुंचा तो समर सिंह ने बोला कि भाई टैक्स लगेगा, पत्थकर जिसको बोलते हैं, टोल टैक्स लगेगा। बोलो। अलाउद्दीन खिलजी बोले यार आप तो स्टाफ का आदमी है। बोले क्या को टैक्स हो? बोलो ना, स्टाफ गयो बाढ़ में, किसाना का खेत भी टूट रहे हैं, ठीक है, फसलें भी नष्ट हो रही हैं, हमारा क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, परेशान होता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बोले कोई बात को नहीं, ज्यादा गर्मी हो रही है समर सिंह जी, एक बार तो टैक्स ले लो, लेकिन बदलो मैं जरूर लूंगा। एक बार वो टैक्स देके क्या कहां चला जाता है? गुजरात चला जाता है। इस बात का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी वापस अटैक करता 1303 में। ये मेन रीजन बताया जाता है। एक रीजन तो आप जैसे मेंस में लिखना होता है, आरएस मेंस के अंदर लिखना होता है ना, तब ये लिखते हैं कि भाई समसामयिक कारण होते थे वहां पे, साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करते थे, आक्रमण किया करते थे। और एक रीजन ये लिखा जाता था। फिर गौण रीजन में आपका पद्मिनी वाला लिखा जाता था कि भाई पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी, सिहल द्वीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की क्या थी, बेटी थी, है ना, चंपावती और गंधर्व सेन की बेटी थी। तो वो कहानियां आपने देखी होगी पद्मावत मूवी के अंदर, वो कहानियां अलग हैं, लेकिन हम साहित्य को इससे नहीं जोड़ सकते। साहित्य को हम इससे नहीं जोड़ सकते। ठीक है भाई। हाँ, किसकी है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और अपने राजस्थान में तो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है साहित्य को, है ना। काग उड़ावण में खड़ी, देखो पीव भड़क, आधी चूड़ी काग गड़ रहा, आधी गई तड़क, है ना। तो ऐसा बताया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो महिला थी, उसका जो पति है वो विदेश कमाने चला जाता है, तो उसकी याद में वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। और उसके मुंडेर के ऊपर एक कौवा बोल रहा था, और उसने चूड़ियां पहन रखी थी। अब वो मुंडेर पे जब कौवा उड़ाने के लिए जाती है, ऐसे हाथ का झटका देती है, तो इतनी पतली हो गई उसकी चूड़ियां निकल के किसके गले में चली जाती है? कौवे के गले में चली जाती है। और इतनी देर में वो मुंडेर के ऊपर से देखती है कि उसका पति क्या आ रहा है, विदेश से वापस आ रहा है। तो वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, और खुशी के मारे इतनी फूल जाती है कि उसकी जो आधी चूड़ी बची हुई थी ना, वो टूट जाती है। तो ये अपना क्या है? साहित्य है। अपना क्या है? साहित्य। हम साहित्य को इतिहास नहीं मान सकते। ठीक है। तो मुख्य रीजन तो ये बताया जाता है कि भाई समर सिंह ने टैक्स ले लिया था, दूसरा साम्राज्य विस्तार नीति थी, और वहां के जो सामरिक जो महत्व था राजस्थान का, कि भाई हम सामरिक महत्व यही है कि जो बीच में पड़ता था राजस्थान। ठीक है। इस कारण ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर गोरा और बादल क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी, चले आगे। एस के जाट, गुड इवनिंग। चले आगे भाई। सभी कथन क्या हो जाएंगे इसमें? सत्य हो जाएंगे। किस राजा के बाद मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रख दी थी? बताओ।
देखो रतन सिंह की मौत हो जाती है, रतन सिंह को मार देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह क्या कर लेता है, साका कर लेता है ना भाई। रतन सिंह को मार दिया जाता है 1303 में, 25 अगस्त 1303 के अंदर। यह बताया जाता है कि 1600 रानियों के साथ पद्मिनी क्या कर लेती है, अग्निजोर कर लेती है। और रतन सिंह गोराबौतल के साथ क्या कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी मालदेव सोनगरा जो थे, देखो अलाउद्दीन खिलजी हमने चित्तौड़गढ़ से जस्ट पहले कहां पे अटैक किया था उसने, रणथंबोर पे, रणथंबोर पे किया था। और रणथंबोर पे अटैक करके, रणथंबोर पे अटैक करके वहां पे जो कौन थे, कानड़देव चौहान, सॉरी जालोर, जालोर वाले कानड़देव विवरम देव, उसको हरा के, सोनगरा चौहानों को और हरा के, और क्या कर लिया था, जालोर जीत लिया था। ये जीता था, जालोर जीता था। अब जालोर जीत के ये जो मालदेव सोनगरा था, जिसको मोछाला मालदेव बोला जाता है, मुछड़ा, बड़े बड़े मुछे रखता था, मुछड़ा जो क्या था, मालदेव था, मुछड़ा जो मालदेव था उसको सौंप देता है क्या, ये आपका चित्तौड़गढ़ कुछ समय के लिए, है ना। हाँ, तो किसको सौंप के चला जाता है, मुछड़ा मालदेव को। अब रतन सिंह की मौत हो गई। अब सिसोदा से, सिसोदा से देखो सिसोदा से एक राजा आता है हमीर, सिसोदा गांव पड़ता है, उसका सामंत था कौन, हमीर। हमीर आके कहाँ राज करता है, फिर मेवाड़ में राज करता है। और उस समय से कौन सी ब्रांच स्टार्ट हो जाती है आपकी, गुहिल था वो भी, लेकिन कौन सा वंश, सिसोदा। कहां से आया था, सिसोदा। आगे क्या लगाते थे, सिसोदिया, क्या लगाते थे, सिसोदिया। सिसोदा गांव से कौन आया था, राणा हमीर। तो हमीर के बाद में क्या हो जाता है, हमीर आने के बाद में सर्वप्रथम राणा शब्द का प्रयोग हो जाता है और सिसोदिया आगे लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। और हमीर आने के बाद में आक्रमण बहुत कम हो जाते हैं भाई, अलाउद्दीन खिलजी से इसको जीत नहीं पाता, तो इसको बोला जाता है मेवाड़ का उद्धारक। हमीर को क्या बोला जाता है, मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। ठीक है। तो राणा हमीर के बाद में, राणा हमीर के बाद में क्या हो जाता है आपका, सिसोदिया वंश की स्थापना हो जाती है। कहां पे, मेवाड़ में। है ये भी गुहिल, है ये भी गुहिल, लेकिन सिसोदा लगाते हैं, सिसोदा से इसलिए सिसोदिया लगाते हैं। किस राजा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, वही अभी हमने बताया था, कौन था, राणा हमीर। कौन था, राणा हमीर। अगला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे फटाफट। बिमला चौधरी, राधे राधे, बिल्कुल बी आंसर। चित्तौड़ में बरवड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण किसने किया था, राणा हमीर ने ही किया था। किसने किया था, कर्नल जेम्स टोडी के अनुसार इसको प्रबल हिंदू भी बोला जाता है भाई, इसको क्या बोला जाता है, प्रबल हिंदू बोला जाता है। ठीक है। हाँ, बरवड़ी माता कौन थी, बताओ। देखे बरवड़ी माता कौन थी, देखो बरवड़ी माता है वो गुहिलों की इष्ट देवी है। कौन है, इष्ट देवी है। गुहिलों की क्या है, ये इष्ट देवी है। कौन, बरवड़ी माता। बरवड़ी माता कौन है, गुहिलों की इष्ट देवी है। तो भैया इनकी कुल देवी कौन थी, कुल देवी थी बाण माता। कुल देवी कौन थी, बाण माता। गुहिलों की कुल देवी बाण माता। जैसे हमने पढ़ा था चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता, वैसे ही आपकी गुहिलों की कुल देवी बाण माता। ठीक है। हाँ जी, चले आगे। तो राणा हमीर क्या करवाते हैं, बरवड़ी माता, यानी दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं चित्तौड़ के अंदर। और कौन करवाते हैं, हाँ चले आगे भाई, चले। विषम घाटी पंचानन वीर
राजा प्रबल हिंदू किसकी उपाधियां हैं? ये राणा हमीर की उपाधियां हैं। किन की उपाधियां हैं? राणा हमीर की उपाधियां हैं। आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा सा माइक में दिक्कत आ रही है। वैसे तो चेक कर रहा हूँ, बार बार लेके खड़ा है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। हो रहा तो आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। आगे चलें। किस मेवाड़ राजा के समय में जावर की खाने, जावर के अंदर देखो, आज भी जावर में क्या निकलता है? चांदी निकलता है। तो जावर में चांदी की खान की खोज किस राजा के शासनकाल में हुई थी? बताओ बताओ। देखे, जावर में चांदी निकलना कौन से राजा के समय काल में हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो वो राजा कौन थे आपके? राजा लाखा, राणा लाखा। इन्हीं का दूसरा नाम है लक्ष्य सिंह। कौन से राणा थे? लक्ष्य सिंह। हाँ, 1382 से 1421 में इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। 1382 से 1421 तक। तो यहाँ पे 1382 में चांदी क्या होने लगी थी? चांदी खोदने लगे थे। चले भाई। राणा लाखा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राणा लाखा इंपोर्टेंट राजा है, ठीक है भाई। लाखा इंपोर्टेंट राजा है। इनके समय में पिच्छू बिंजारा ने किसका निर्माण करवाया था? पिछोला झील का। पिंचू बिंजारा, पिच्छू बिंजारा ने किसका निर्माण करवाया था? देखो, नमक बेचता था पिच्छू, पहले व्यापारी हुआ करती थी वो, है ना। किसके लिए? उपकार के कार्य के लिए झीलें बनवाते थे। तो इनके शासनकाल में पिछोला झील बनी है। कहां पे? उदयपुर में। और पिछोला झील तो बहुत इंपॉर्टेंट झील है। तो किसका? पिंचू बिंजारा ने इसका निर्माण करवाया था। नटनी का चबूतरा बना हुआ है इसी झील के किनारे। किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी कौन होती है? नट होते हैं, नट। नट जाति क्या करती थी? पहले खेल दिखाती थी राजा महाराजाओं को एंटरटेन करने के लिए। अरे पहले रील इंस्टाग्राम नहीं होता था, है ना, रील देखने को नहीं मिलती थी। आज तो आप टाइम पास कर ले तो रील देख देख के। पहले राजाओं के पास यही टाइम पास का साधन हुआ करता था, या तो कोई अनारकली वगैरह को डांस करवाओ, या फिर किसी का खेल देखो, या करतब देखो, ठीक है। तो नटनी क्या करती थी? नट थी, उसकी पत्नी थी नटनी, और वो रस्सी पे चल के, जैसे आज भी देखते हो, दो रस्सियां ऐसे बांध के और ऐसे। तो राजा ने बोला कि भाई क्या करोगे आप? ये नटनी इधर क्या दिखा रही थी? खेल दिखा रही थी। और ये दरबार में आता है किसके? नट और नटनी किसके दरबार में आते हैं? राजा के दरबार में आते हैं। और आके बोले मैं राणा लाखा के दरबार में आते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं खेल दिखा सकती हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सुबह सुबह राजा बैठा था, उसने बोला कि यार मैं तेरे को अपना मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा अगर ये पिछोला झील पार कर दे। क्या कर दे? पिछोला झील को अगर पार कर देना, इसे पिछोला झील के दोनों किनारों पे हम क्या डाल देंगे? रस्सी बांध देंगे, और इस रस्सी पे चल के अगर ये पिछोला झील को पार कर देगी तो मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा मेवाड़ का। नट बोले चैलेंज एक्सेप्टेड। कब करना है? तो बोले तैयारी करो। तैयारी करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये नटनी आधी पिछोला पार कर देती है। कितनी? आधी पिछोला पार कर देती है। सारे लोग ताली बजा रहे थे, राजा के जो मंत्री प्रधानमंत्री सब एकदम वाह 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 कर रहे थे। राजा उनको देखकर बोला कि नालायको, किस पे करा रहे हो? हमारा राज्य जा रहा आधा। बोले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हम अभी करते हैं। कोई जुगाड़ करो बोले इसको हराने का। तो नटनी का एक छोटा बच्चा था, और छोटा बच्चा था तो उसको देखते हैं राजा और उसको बोलते हैं इसको पीट दो आप। उस बच्चे क्या लगाते हैं? थप्पड़ लगा देते हैं। अब वो बच्चा रोने लग जाता है। अब बेटा, माँ माँ होती है, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते ही उसका ध्यान क्या हो जाता है? भटक जाता है, और वो किस में गिर जाती है? पिछोला के अंदर गिर जाती है। फिर राजा खड़ा होकर ताली बजाता है। राजा जैसे ताली बजाता है तो नट देखता है उसकी तरफ, बोले मेरे तो घर उजाड़ दी और आप ताली बजा। बोले राजी हो रहे? बोले देखो मेवाड़ आदो दियो कौन जा सीधी सी बात है साहब। तो बोले के करा? बोले मैं तो क्यों गो। तो नट है ना, बोले बोले चलो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इस नटनी की याद में यहाँ पे क्या बना देते हैं? हाँ, क्या बना देते हैं? घाट बना देते हैं, बोले इनका। तो नटनी का एक चबूतरा बना दिया था पिछोला झील के पास में।
ठीक है, तो ये नटनी का जो चबूतरा है वो कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के चुंडा की पुत्री हंसाबाई से होती है। बिल्कुल सही बात है। हमने कल राठौड़ वंश किया था ना, कल राठौड़ वंश किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, पूरी डिटेल बताई थी कि रणमल की तो क्या थी, ये बहन थी, और राव जो चुंडा थे मारवाड़ वाले, है ना, चुंडा राठौड़, उनकी क्या थी, बेटी थी। तो ये बात भी सही है। इनका बेटा चुंडा, किनका बेटा चुंडा? लाखा का बेटा चुंडा मेवाड़ का विषम पितामह कहलाता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। सारे कथन हो जाएंगे यहाँ पे सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? अरे आ रहा है क्या समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा मोकल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राणा मोकल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताओ। राणा मोकल कौन थे? देखो, राणा लाखा मैंने भी बताया आपको। देखो, राणा लाखा, राणा लाखा का एक बेटा था जिनका नाम था चुंडा। ये तो क्या है, विषम पितामह बन गया। राणा लाखा की एक शादी होती किससे? हंसाबाई से। और इन दोनों से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है मोकल। और सत्य यही रखी गई थी कि भाई अगला राजा कौन बनेगा? मोकल ही बनेगा, चुंडा नहीं बनेगा। चुंडा ने कसम खा ली कि मैं राजा नहीं बनूंगा मेवाड़ का, मेरा वंश कोई भी क्या नहीं बनेगा, मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा। तो इनको क्या दिया गया था चुंडा को? इनको जैसे मेवाड़ में 16 क्या थे, प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से 4 ठिकाने दिए गए थे। कितने ठिकाने दिए गए थे चुंडा को? 4 ठिकाने दिए गए थे। वो कौन कौन से? जब आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा आपको, जैसे बेगू किसान आंदोलन था ना, बेगू, देवगढ़, आमेट और सलूम्बर, 4 जो आपके सामंत जो आपकी जागीर थी वो किसको दी गई थी? चुंडा को, जो ए प्रथम श्रेणी की थी। देवगढ़, आमेड, सलूम्बर और बेगू। ठीक है, हाँ। तो राणा जो मोकल थे इन्होंने क्या करवाया? एकलिंग जी मंदिर का जो पहले 4 दीवारी नहीं थी उसका क्या बनवाया? परकोटा बनवाया। चित्तौड़ में संविधेश्वर महादेव मंदिर है ना, उनका पुनरुद्धार करवाया। ये बात भी ठीक है। पिता का नाम राणा लाखा था, बिल्कुल राणा लाखा था। माता का नाम हंसाबाई था, बिल्कुल हंसाबाई था। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है भाई। आगे चलें। आवल बावल की संधि कब हुई? बताओ, आवल बावल की संधि कब होती है, बताओ। आवल बावल की संधि, देखो, आवल बावल की संधि होती है, पहले तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, 1453 में। कब होती है? 1453 में होती है। चौदह सौ तिरपन में क्या करते हैं? आवल बावल की संधि होती है। किन किन के बीच में होती है आवल बावल की संधि, बताओ देखे। आवल बावल की संधि किन किन के बीच में होती है? आवल बावल की संधि किन किन के बीच में होती है, बताओ। देखो, ऐसा बताया जाता है कि कुंभा और जोधा, जोधा आपका बिलोंग करता है मारवाड़ से, कुंभा बिलोंग करता है मेवाड़ से। किससे बिलोंग करता है? मेवाड़ से। और कुंभा की दादी है, कुंभा का पिताजी कौन हो गए? मोकल। और मोकल की माता कौन होगी? हंसाबाई। तो हंसाबाई कुंभा की क्या होगी? दादी जी, यही होगी। मोकल क्या हो जाता है? मोकल कुंभा के बचपन में ही खत्म हो जाते हैं। तो हंसाबाई है वो अपने भाई मारवाड़ से, अपने भाई जिनका नाम है क्या? रणमल। रणमल को किसका संरक्षक बुलाती है? कुंभा का संरक्षक बुलाती है। किसके संरक्षण के लिए बुलाती है? कुंभा के संरक्षण के लिए बुलाती है। किसके संरक्षण के लिए बुलाती है? कुंभा के संरक्षण के लिए बुलाती है। किसको? रणमल को। लेकिन रणमल का क्या हो जाता है? बहुत बड़ा क्या हो जाता है? अधिकार क्षेत्र हो जाता है मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर वो चलाने लग जाता है। अब देखो, रणमल वैसे जोधपुर छोड़ के कहां बस गया? अब ये मान के चलो मेवाड़ में ही बस गया। और इसका जो बेटा है जोधा, ये भी है, मतलब पूरी फैमिली आ जाती है। पूरी फैमिली कहाँ आ जाती है? मेवाड़ आ जाती है। जोधा भी आ जाता है। अब ऐसा लगे भाई ये जो रणमल है ये प्लानिंग करने लगा किसको मारने की? कुंभा को मारने की। अब इस हंसाबाई का दूसरा जो सोतेला बेटा था उसका नाम था चुंडा।
चुंडा है वो कहाँ चला गया था? गुजरात। वो कहाँ चला गया था? सॉरी, मालवा चला गया था। कहाँ चला गया था? मालवा चला गया था। अब चुंडा को कौन बुलाती है? हंसाबाई वापस बुलाती है। किसको मारने के लिए? रणमल को मारने के लिए। और रणमल को कौन मार देती है? बारमली धोखे से कौन मार देती है? बारमली। रणमल का काम खत्म। रणमल का काम खत्म। अब चुंडा पीछे पड़ गया किसके? जोधा के। किसके पीछे पड़ गया? जोधा के। चुंडा तो राजा बन ही नहीं सकता क्योंकि उसने तो कसम खाई है। वो सुरक्षा किसकी कर रहा है? कुंभा की। राजा कौन बैठा है? कुंभा, है ना। अब ये जोधा को वापस रणमल मतलब मारवाड़ वालों को वापस भगाता है, और इतना भयंकर तरीके से भगाता है कि जोधपुर तक ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। पाली तक, पाली तक ये जोधपुर वाले पीछे मुड़ के नहीं देखते, चप्पलें हाथ में लेके भागते हैं चुंडा के आगे। ठीक है। थोड़ा दिनों बाद में क्या होता है? चुंडा की मौत होती है, तो ये जोधा वापस आता है किसके पास? हंसाबाई के पास आता है। बोलो देखो बात ऐसी है बुआ जी, रणमल जी तो करगा बाया करगा मारो के दोष है। चलो ठीक है, जोधपुर थे जीत लियो, कोई बात को नहीं। जोधपुर फिर मेवाड़े का क्षेत्र में आगो भाई, मेवाड़ा ना हरा दिया। तो हंसाबाई को जोधा बोलता है कि देखो बुआ जी बात ऐसी है, आप ऐसा मत करो, आप मेवाड़ रख लो, लेकिन हमें भी तो रहने के लिए जगह दो। तो हंसाबाई क्या करती है? कुंभा को बिठाती है, अपने पोते को, और जोधा को बिठाती है। बोले देख हम बॉर्डर बनाएंगे अब, मारवाड़ का और मेवाड़ का क्या बनाएंगे? बॉर्डर बनाएंगे। और इस बॉर्डर को बनाने के लिए एक संधि की गई, वो संधि का क्या नाम है? आवड़ बावड़ की संधि। बोलो जहां जहां आंवले के पेड़ हैं, जहां जहां तक आंवला है, जहां जहां तक आंवले के पेड़ है, वहां वहां तक मेवाड़ क्षेत्र होगा। और जहां से बबुल स्टार्ट हो जाती है, बबुल का मतलब जानते हो? बबुल, बबुल जहां से स्टार्ट हो जाती है वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मारवाड़। तो बबुल से बावड़, आंवले से आवड़, तो आवड़ बावड़ की संधि कब होती है? 1453 में। किन किन के बीच होती है? मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, कुंभा और जोधा के बीच में। मध्यस्थता किसकी होती है? हंसाबाई की। किसकी मध्यस्थता होती है? हंसाबाई की। बताओ समझ में आ रहा है क्या? सुनीता शर्मा राधे राधे। समझ में आ गई आवड़ बावड़ की संधि कब होती है? 1453 में। चले भाई आगे। चलो, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध कब होता है? अरे, कुंभा जी के जितने भी युद्ध है ना सारे इंपोर्टेंट है, कुंभा पूरा इंपोर्टेंट है भाई। भाई साहब 35 साल राज किया है कुंभा ने मेवाड़ के इतिहास में। 35 साल राज किया है। 1433 में राजा बनता है, 1468 में हटता है। तो 35 साल राजा किया क्या किया? राज किया है, इसलिए इंपोर्टेंट राजा है मेवाड़ का। कुंभा और महमूद खिलजी गुजरात से बिलोंग करते हैं, महमूद सॉरी मालवा से बिलोंग करते हैं महमूद खिलजी। मालवा वालों के और कुंभा के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है बताओ? सारंगपुर कहां पड़ता है? एमपी में। ठीक है। हाँ, तो देखो होता क्या है, एमपी, ये आपका एमपी है, ये आपका गुजरात है, और ये आपका राजस्थान है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये जो एमपी वाले अटैक कर रहे थे किसके साथ मिलके? गुजरात वाले के साथ मिलके, है ना। और गुजरात वाला इसका सपोर्ट कर रहा था, वो कौन कर रहा था? कुतुबुद्दीन शाह। कौन कर रहा था? कुतुबुद्दीन शाह। इधर से कौन आ रहे थे? खिलजी। कौन से? महमूद खिलजी। तो ये दोनों मिलके किस पे अटैक करते हैं, है ना। ये तो इसका साथ दे रहा था भाई, इसको शरण दी थी किसको? महमूद खिलजी को। ये तो सपोर्ट कर रहा था किसके खिलाफ? कुंभा के खिलाफ। ठीक है। और कुंभा ने इतना भयंकर मारा था कि बोलो महमूद खिलजी की खिल्ली उड़ा दी भी, को सांग निकाल दियो। महमूद खिलजी की खिल्ली उड़ा दी, सांग निकाल दियो। कौन है? कुंभो। हाँ, तो सांग निकाल दियो मतलब सारंगपुर, खिल्ली उड़ा दी मतलब खिलजी। बोले अगली बार आओ ना तो 36 इंच को नहीं 37 इंच को के ले रहना है, सीनो लेके आना है। कितना इंच को? 37 इंच को सीनो लेके आना। 36 इंच वाला पार पड़े को नहीं। तो 37 इंच का सीना को मतलब 1437 के अंदर क्या होता है? युद्ध होता है। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल भुवनेश सिंह, डी ऑप्शन सही बात है। कब होता है सारंग? इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सारंगपुर का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। खिल्ली उड़ा दी, सांग निकाल दिया, अगली बार आना तो 37 इंच का सीना लेके आना। ठीक है भाई, ट्रिक याद हो जाएगी। हाँ, आगे चलें। चलो, अब होता क्या है, महाराणा कुंभा तो ठीक है भाई, अलाउद्दीन सॉरी महमूद खिलजी तो लड़ता है, लेकिन महाराणा कुंभा को याद आता है कि भाई
महमूद खिलजी को बीच में रेस्ट दिया था, चाय पानी पिलाई थी, वो बंदा कौन है? तो माणा कुमार ने सबको बुलाया, बोले इधर आओ रे, बोले बताओ साहब। बोले वो महमूद खिलजी ने वो चाय पानी पिलाई वो कौन है, बीच में जो होटल वाला वो कौन है? बोले साहब वो तो गुजरात वाला कौन है, कुतुबुद्दीन शाह है। बोले बिन भी लो, बिन भी भयंकर तरीका ठोक्यो, बिन भी क्या करो, भयंकर तरीका ठोक्यो। अब दुश्मन को भाई, दुश्मन दुश्मन दोस्त होगा, तो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों बीच बैठ के क्या बनावी, प्लानिंग बनावी, और भी प्लानिंग को नाम है चंपानेर की संधि। कौन सी संधि है? चंपानेर की संधि है। और किसके खिलाफ करते हैं? आपके कुंभा के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। कौन कौन? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। ठीक है भाई। हाँ, तो ये दोनों क्या करते हैं? हाँ, बोले अगर हमें कुंभा से चंपा लेनी है, क्या लेनी है? चंपा लेनी है, तो कितना इंच का सीना चाहिए? नरेंद्र मोदी वाले 56 इंच को सीना चाहिए। कितना इंच को सीना चाहिए? बोलो अगर कुंभा को चंपा छीन के लेनी है, चंपा को मतलब मेवाड़, वो चंपा अगर छीन के लेके आनी है तो कुंभा से अगर चंपा छीनने है तो हमें 56 इंच का सीना चाहिए भाई। कितने इंच का सीना चाहिए? 56 इंच का, नरेंद्र मोदी वाली। हाँ, तो 1456 में क्या होता है? चंपानेर की संधि करते हैं। हो जाएगा क्या? ट्रिक से याद है? अरे ट्रिक से याद हो जाएगा क्या? कैसी लग रही है आपको ट्रिक्स? बताओ, देखे कमेंट करके। अब दोनों क्या करते हैं? चंपानेर की संधि करते हैं। और चंपा, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और नहीं लगाया, वैसे आप याद कर लेंगे। चंपानेर की संधि करते हैं, और चंपानेर की संधि के बाद में ये दोनों युद्ध करने जाते हैं। कौन? गुजरात वाले कुतुबुद्दीन, सॉरी कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। ठीक है, किसके युद्ध विरुद्ध लड़ने जाते हैं? ये जाते हैं किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। ठीक है, कुंभ वाला रुक जाओ, आप दोनों रुक जाओ, मैं ही आ रहा हूं सामने ही मैं ही क्या आ रहा हूं? सामने आ रहा हूं। बदनौर चला गया था। कहां चला गया था? बदनौर। मेवाड़ से बाहर का क्षेत्र है बदनौर, बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये बदनौर जाता है। कहां जाता है? बदनौर जाता है। तो एक युद्ध करते हैं बदनौर में, बदनौर का युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम है? बदनौर का युद्ध। और इस बदनौर के युद्ध में दोनों को मारता है कुंभा, दोनों की सेनाओं को मारता है, भयंकर तरीके से मारता है। वो बोलो कि चाहे 56 इंच को लियो, चाहे बोलो 57 इंच को लियो, चंपा तो द्यू को नहीं, चंपा तो द्यू को नहीं। बोलो 56 इंच को नहीं, 57 इंच को लियो चाहे। तो 1457 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? बोलो 57 इंच का सीना का लाने का बाद में भी क्या कराया थे? बदनामी कराया। क्या करवाया? बदनामी। तो बदनौर का युद्ध में 57 इंच को सीना होने के बाद में क्या हुई? बदनामी हुई। ठीक है भाई। बिल्कुल भुवनेश, बदनौर के युद्ध में दोनों हार जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से हारते हैं। और फिर उन्होंने मुंह ही नहीं किया, मेवाड़ की तरफ है, मुंह ही नहीं किया उन्होंने, इतना भयंकर हारते हैं दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं। कवि राजा श्यामल दास की कविता वीर विनोद। तो 1% तो यहां से बन गया कि वीर विनोद किसकी कविता है? ये इंपॉर्टेंट कविता है भाई, या इंपॉर्टेंट रचना है। वीर विनोद किसकी है? राजा श्यामल दास की है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? तो कुंभा ने करवाया। किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है भाई। बिल्कुल सुनीता शर्मा, सी ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। जो 84 दुर्ग है पूरे मेवाड़ में, चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में, सॉरी मेवाड़ में 32 दुर्गों में से 32 किसने, 84 में से 32 किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया दिया अकेले ने, है ना। जैसे कुंभलगढ़ हो गया आपका, अचलगढ़ हो गया, ये सारे दुर्ग किसके हैं? आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ है, बसंतगढ़ है, मचान दुर्ग है, बोमड़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है। ये सारे दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया, है ना। हाँ जी, चले आगे। अगला प्रश्न देखो। किस मेवाड़ राजा ने कुंभ श्याम मंदिर और श्रृंगार चवरी, भाई साहब इंपॉर्टेंट लगा दो। कुंभ श्याम मंदिर, मामा भांजा मंदिर भी बोलते हैं, श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया। ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, ये 3 जगह बनवाया है इसने। कितनी जगह बनाया है? 3 जगह बनवाया है। 3 जगह क्या बनाया? कुंभ श्याम मंदिर बनाया। कौन कौन से दुर्गों में बनाया है? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। कौन कौन से दुर्गों में? कुंभलगढ़, जहां पे कुंभा खुद रहता था, अचलगढ़, और आपका चित्तौड़गढ़। तीनों दुर्गों के अंदर क्या बनवाता है? कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है भाई।
समझ जाओगे। आगे चले। श्रृंगार चंवरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह प्रश्न छपा हुआ भी है और छपेगा भी आगे। यह है पार्श्वनाथ जैन मंदिर को समर्पित है। ना भाई साहब, ये 16वें तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम है आपका शांतिनाथ जी। कौन हुए हैं? शांतिनाथ जी हुए हैं और इनको समर्पित है। 16वें तीर्थंकर कौन है? शांतिनाथ जी को क्या है? ये समर्पित है। ठीक है, किनको समर्पित है? पार्श्वनाथ जी को नहीं है। 16वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? शांतिनाथ जी, उनको समर्पित है। तो ये पहला ही कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें अगला देखते हैं। कुंभा के समय में बना हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यह चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास और वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए प्रमुख आकर्षण है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी वेला ने करवाया था, है ना। भंडारी वेला कौन थे? आचार्य जीन सेन सूरी के मार्गदर्शन में करवाया गया है। ठीक है, तो श्रृंगार चंवरी है वो एक क्या है, ऐसा बताया जाता है कि इसका ऐसे भी जोड़ता है कि कुंभा की बेटी की चंवरी से भी इसको क्या जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? जैन मंदिर को समर्पित है, एक प्रकार का जैन मंदिर है। ठीक है भाई, चलें आगे। हाँ, क्लास को शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली लाइव क्लास मिल रही है आपको। रिवीजन आप देख रहे हो, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपके बुक से छाट छाट के ऐसे क्वेश्चन आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे। मैं छाट छाट के मेरी मेहनत से क्वेश्चन बना रहा हूँ सारे, और हर एक क्वेश्चन में आपका 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और जो आरपीसी का नई ट्रेंड यही है, तो कहीं से आपको बाहर से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस क्लास को शेयर करते चलो सारे लोग। आपके सबके व्हाट्सएप स्टेटस पे होनी चाहिए, सबके व्हाट्सएप ग्रुप में होनी चाहिए ये क्लास। ठीक है, हाँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और पूरा कोर्स करवा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस मेवाड़ राजा ने रणकपुर जैन मंदिर, जो कहां पे है? पाली में है, रणकपुर जैन मंदिर के लिए 99 बीघा जमीन दी थी? भाई साहब कुंभा जी दे सकते हैं। 99 बीघा जमीन दी थी। किसको दी थी? ब्लैक पेंथर आ गया भाई, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई, प्रणाम। देखो, रणकपुर जैन मंदिर है वो दरणक शाह जो क्या थे, सेठ थे, उन्होंने बनवाया है। और इस दरणक शाह सेठ को रणकपुर जैन मंदिर बनवाने के लिए 99 बीघा जमीन देने वाले आदमी कौन थे? महाराणा कुंभा थे। ठीक है, हाँ, चले आगे। चलो आगे चलो। सुधा प्रबंध संगीत राज बता दो, ये तो कमेंट करके बता ही दोगे आप। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। सुधा प्रबंध संगीत राज कामराज रतिसार रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया तो बहुत बार पूछा गया है ना। हाँ जी, रसिक प्रिया तो बहुत बार पूछा गया है। देखो, सुधा प्रबंध ये रचनाएं हैं किसकी? कुंभा की। कुंभा बहुत टैलेंटेड आदमी था, साहित्य के क्षेत्र में वीणा बजाता था कुंभा, है ना। वीणा बजाता था कुंभा, बहुत टैलेंटेड आदमी था, है ना। ऑल इन वन सीरीज था एक एक, ये मान के चलो आप। हाँ, और ये टीकाएं लिखता था। क्या लिखता था? टीकाएं। ये टीकाएं क्या होती है? टीका क्या होती है? एक बड़ी पुस्तक, बड़ा ग्रंथ, और उस ग्रंथ का क्या होता है? संक्षिप्त रूप तो होता है, या सार रूप बोल दो, उसको क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं। तो रसिक प्रिया है, ये क्या है? टीका है। रसिक प्रिया क्या है? टीका है। बाकी सारे ग्रंथ हैं, सुधा प्रबंध है, संगीत राज है, कामराज रतिसार है, ये सारे के सारे क्या है? आपके ग्रंथ हैं। लेकिन रसिक प्रिया क्या? आपकी टीका है। रसिक प्रिया क्या है? टीका है। अब देखो, प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये टीका तो है, टीका मतलब ये मान के चलो शॉर्ट नोट्स है, 1 वीक सीरीज है ना। कोई पूरी एनसीईआरटी का कोर्स है और उसकी 1 वीक सीरीज निकाल दी किसने? महाराणा कुंभा ने। बोले मेरे पास ले आओ, मैं हर चीज का क्या बना दूंगा? शॉर्ट नोट्स बना दूंगा। ठीक है भाई, तो कुंभा जयदेव की एक टीका टीका है। जयदेव क्या लिखते हैं? ग्रंथ लिखते हैं जिनका नाम है गीत गोविंद। कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद की शॉर्ट फॉर्म है कौन सी? रसिक प्रिया। गीत गोविंद की टीका है ये। किसकी टीका है? गीत गोविंद की टीका है। कौन सी? रसिक प्रिया। ठीक है भाई, हाँ, चलें आगे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे? मंडन। कौन थे भाई? मंडन थे।
देखो ये सारे उस कुंभा के दरबार में ही थे भाई, है ना, सारे कौन थे, कुंभा के दरबार में ही थे। मेहाजी हैं, मेहाजी, मेहाजी आपके संत हैं, मेहाजी क्या हुए हैं, संत हुए हैं। और ये एक बार छुट्टी लेके गए कुंभा जी से, बोले साहब मैं घूम के आऊँ, बोले कड़े घूम के आओ, बोले मैं तीर्थ करके आऊँ, क्या करके आऊँ, तीर्थ करके आऊँ, बोले तीर्थ करे, बोले करे ऐसा, बोले कत्ता तीर्थ करके आया, बोले 120, कितना तीर्थ, 120 तीर्थ करके आए, बोले मन या कौन पता, बोले मैं किताब प्रेमी आदमी हूँ साहब, मन बोले लिख के दो सगड़ा तीर्थ का बारे में। तो मेहा जी से किताब लिखाते हैं, कितने कितने तीर्थों का वर्णन है उसमें, 120 तीर्थों का। उस तीर्थ का नाम है तीर्थमाला, उस किताब का क्या नाम है, तीर्थमाला। तो मेहा जी की पुस्तक का क्या नाम है, तीर्थमाला। कौन लिखवाता है, कुंभा, ठीक है। कुंभा व्यास है ना, कुंभा व्यास एक और इनके, सॉरी कान्हा व्यास, कुंभा व्यास नहीं, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास एक किताब लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एक किताब लिख रहे थे एक लिंग जी की महानता पे, उसका नाम था एक लिंग महात्म्य। कौन सी किताब, एक लिंग महात्म्य किताब लिख रहे थे कान्हा व्यास। तो काम कान्हा व्यास जी बोले के करो, कान्हा व्यास जी, कुंभा जी बोला, कान्हा व्यास जी बोले किताब लिखूं, बोले उड़ना, बोले के, बोले मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है किधर, बोले क्या, बोले आर एस का सर नोट्स बना दिया मेरे के लिए, बोले पहला चैप्टर में लिखूं। तो कुंभा जी एकलिंग महात्म्य का पहला चैप्टर लिखते हैं, पहला पार्ट कौन लिखते हैं, कुंभा जी खुद लिखते हैं। और उस पहले पार्ट का नाम है राजवर्णन। कौन सा वर्णन भाई, राजा ने वर्णन किया तो कौन सा वर्णन हो गया, राजवर्णन। तो कान्हा व्यास की जो रचना है वो कौन सी है, एकलिंग महात्म्य है। अगला है मंडन, मंडन वो थे वास्तुकार थे, मंडन क्या थे, वास्तुकार थे, मंडन वास्तुकार थे, ये वास्तु शास्त्र के बारे में जानते थे। और इनके तो बहुत सारी किताबें भी हैं, वास्तुसार हैं, जैसे राजवल्लभ है ना, कोडम सार है। तो ये सारे किसकी रचनाएं हैं, मंडन की। तो मंडन जितने भी आपके धनुष कैसे बनेगी, ठीक है, मंदिर कैसे बनेंगे, या जो राजा का जो है राजविलास है, यानी राजा जहां रहेगा वो दुर्ग कैसे बनेगा, ये सारे वास्तु की क्रिया कौन करता था, मंडन करता था सारा। जो ये मान के चलो कि ये कौन था, आपका इंजीनियर ही था उस टाइम का, हाँ, सिविल इंजीनियर कौन था, मंडन, कौन था, मंडन। और मंडन का छोटा भाई था नाथा। तो एक्चुअल में जो कुंभलगढ़ के किले का जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया है, तो वो आपके मंडन ने बनाया। समझ में आ रहा है क्या सबको, चलिए चले आगे। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, किसकी उपाधियां भाई, आदिवरा, किसकी उपाधियां बताओ, बताओ भाई। कुंभा संगीत बहुत अच्छा गाता था, इसलिए इसको बोलते हैं अभिनव भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी अपने क्या थे, संगीत के बहुत बड़े महान क्या हुए हैं, संगीतज्ञ हुए हैं। तो बोले मैं अभिनव का मतलब नया, मैं नया क्या हूं, संगीतज्ञ हूं। कौन बोलता है, कुंभा। तो इसकी एक उपाधि क्या होगी, अभिनव भट्ट। हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का क्या है ये, सुल्तान है। हाल गुरु, चाप गुरु, चाप का मतलब धनुष चलाने में निपुण, हाल गुरु का मतलब किलों को जीतने वाला, पहाड़ी किलों को जीतने वाला। हाँ, तो भाई बोले मैं हर चीज में क्या हूँ, मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ। ट्रेनिंग लेना उसको कोई भी थे, मेरे को नहीं, कोई भी आदमी के लेना उसको, ट्रेनिंग लेना उसको। हाँ ठीक है, ये किसकी रचना, किसकी उपाधियां हैं, कुंभा जी की उपाधियां हैं। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में विचार कीजिए। विजय स्तंभ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर युद्ध जीतते ही महाराणा कुंभा जी क्या बनवाते हैं, एक विजय स्तंभ बनवाते हैं। क्या बनाते हैं, विजय स्तंभ बनवाते हैं। तो सारंगपुर विजय के बाद में क्या बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था। ये बात भी सही है, 9 मंजिल का है भाई, कितने मंजिल का है, 9 मंजिल का है। कौन, विजय स्तंभ। हाँ, इस पे इतनी मूर्तियां लगी हुई हैं, इतनी मूर्तियां लगी हुई हैं कि इनको मूर्तियों का अजायब घर बोला जाता है। मूर्तियों का क्या बोला जाता है, अजायब घर बोला जाता है। तो ये बात भी सही है। 8वीं, लेकिन एक मंजिल ऐसी है जिसपे कोई प्रकार की मूर्ति नहीं है, वो कौन सी मंजिल है, 8वीं मंजिल है। तीसरी मंजिल पे अल्लाह वर्ड लिखा हुआ है। कौन सा वर्ड, अल्लाह। मतलब ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति को क्या देता है, बढ़ावा देता है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति को क्या दिखा है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सारे कथन क्या हो जाएंगे, विजय स्तंभ के लिए सही हो जाएंगे, है ना। विजय स्तंभ की अगर लंबाई पूछे तो 122 फीट है। कितनी फीट है, 122 फीट है। और अगर इसकी चौड़ाई पूछे तो कितनी फीट है, 30 फीट है। कितनी फीट है, 30 फीट। 30 फीट चौड़ाई है, 120 फीट क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, चले आगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रायमल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा ये रह गया क्या ऊपर,
चलिए, राजा रायमल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। हाँ, एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप नागदा में किन्होंने बनवाया था? रायमल ने ही बनवाया था, ये बात भी सही है। अपनी बहन रमाबाई, देखो रमाबाई के हस्बैंड की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तब पहले क्या हुआ करता था, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती तो पीहर वाले उसको क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। तो जावर हमने बताया ना, जावर जावर जो क्या थी, बहुत बड़ा परगना था, वहीं से चांदी निकलती थी, बहुत बड़ा परगना था। तो ये जावर उसको क्या कर देते हैं? गिफ्ट में दे देते हैं। किसको? रमाबाई को। परगने का मतलब होता है जागीर, एक क्षेत्र, है ना। और जावर क्षेत्र जहां से बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी उस टाइम, वो किसको दे देते हैं? अपनी बहन रमाबाई को, कि भाई आज के बाद में जो जावर जो क्षेत्र है उसका जितना भी टैक्स होगा, जितना भी इनकम होगी, वो सारी किसके पास जाएगी? रमाबाई के पास जाएगी। रमाबाई की उपाधि क्या है? वागेश्वरी। वागेश्वरी किसका है और किसकी है? सरस्वती की क्या है? दूसरा नाम है। तो वागीश्वरी किसकी उपाधि है? रमाबाई की। ये बात भी सही है, क्योंकि ये क्या थी? संगीतज्ञ थी। क्या थी ये? संगीतज्ञ थी। अब इनकी पत्नी थी श्रृंगार कंवर, उन्होंने क्या बनाई है? गोसुंडी बावड़ी। और गोसुंडी बावड़ी के पास में कौन सा अभिलेख लिखा हुआ है? गोसुंडी अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे कथन आपके क्या है? यहाँ पे सत्य हैं। चले आगे, चले क्या? चलो, मेवाड़ शासक पृथ्वीराज चौहान के सॉरी पृथ्वीराज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, रायमल के बेटे थे ये, रायमल के बेटे थे कौन? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज इतनी स्पीड से युद्ध करते थे, एक बार ऐसा बताया जाता है कि ये मेवाड़ से नागौर चले गए थे 2 घंटे में, युद्ध करते करते नागौर तक का क्षेत्र जीत लिया था इन्होंने। इसलिए इनको उड़ना, भाई उड़ उड़ के लड़ता है आदमी, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था इसको। किसको? आपके पृथ्वीराज को, राणा पृथ्वीराज को। और इनकी पत्नी थी तारा। कौन थी? तारा थी। सुल्तान सोलंकी थे नागौर के, भाई नागौर वालों को हरा के आया था, तो वहां से नागौर वालों ने बचने के लिए क्या कर दिया? अपनी बेटी की शादी कर दी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम था तारा। जो सुल्तान सोलंकी की जो नागौर के क्या थे? राजा थे, उनकी बेटी का नाम था तारा। तो तारा के नाम पे अजमेर के किले का नाम क्या पड़ जाता है? तारागढ़ पड़ जाता है। इस तारागढ़ किले का दूसरा नाम बताओ आप? गढ़ बीठली। क्या नाम है इसका? गढ़ बीठली। क्यों? क्योंकि ये गढ़ बीठली पहाड़ी पे बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? गढ़ बीठली पहाड़ी पे बना हुआ है। बीठली पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़ बीठली बोलते हैं। चले आगे, तो इस इनकी 12 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? कोमलगढ़ में बनी हुई है। ये सारे कथन क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। चले आगे भाई, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातोली का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? खातोली का युद्ध होता है। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी कहां से अटैक कर रहे हैं? दिल्ली से। कहां से अटैक कर रहे हैं? दिल्ली से। और दिल्ली से अटैक करते कब होता है खातोली का युद्ध? बताओ, कमेंट करके बताओ कि खातोली का युद्ध कब होता है और किसकी किसके बीच में होता है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कब होता है? बताओ, तो बताओ। राणा सांगा वही आदमी है जिसके शरीर पे 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, डाकी टाइप आदमी था, है ना। फिर भी इतना भयंकर लड़ता था। इब्राहिम लोदी को भाई ये लगा ना, खातोली का युद्ध में इतना भयंकर मारा था, इसको खतरा होने लगा। और खतरा किससे होता है? 17 से। खतरा किससे होता है? बोले ईसा तो 15-17 जो बोलो मेरकन। राणा सांगा के बोलो, बोले इब्राहिम लोदी बरका 15-17 जो तो भी सल्टा दूं मैं, बाकी भी क्या कर दूं मैं, मेरे सामने कहीं वह खात ही खात जानो ना, खात कुछ ही कोने मेरे सामने कचरो ही। तो इब्राहिम लोदी बरका 15-17 तो कहीं खात ही मेरे सामने। कौन बोले बात? सांगा। तो 15-17 मतलब 1517 में कौन सा युद्ध होता है? खातोली का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। कौन जीतता है? राणा सांगा जीतता है। चले आगे। हाँ, अगली बात खात है। खात, खात को हम किस में डालेंगे? बाड़ी में। किस में डालेंगे खात को? बाड़ी में। तो खात 17 में, तो खात मिलते ही 18 में क्या डाल देंगे? बाड़ी में डाल देंगे। तो 18 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ते हैं? वही इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है, धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है बाड़ी। 17 के अंदर कौन लड़ता है? सांगा। इसमें भी कौन जीत जाता है? सांगा। बोलो खात ही मैं खिंडाऊंगा, कड़े खिंडाऊंगा बाड़ी का मैन की इब्राहिम लोदी की। ठीक है, तो 1500 सॉरी 18 1517 में तो कौन सा है? खातोली का। 18 में कौन सा है? बाड़ी का। चले, बिल्कुल सुनीता शर्मा 1518। खानवा का युद्ध, ये तो आप बता ही दोगे, इंडियन हिस्ट्री में भी लगता है और राजस्थान हिस्ट्री में भी लगता है। खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था ना, वो इब्राहिम लोदी से परेशान था। बेलो लोदी आदमी ठीक था थोड़ा बहुत। बेलो लोदी क्या करता था? अपने सामने सबको बिठाता था, लेकिन इब्राहिम लोदी बोले सब खड़े रहेंगे, मैं ही बैठूंगा बस। तो इससे परेशान कौन थे? उसके चाचा परेशान थे। तो उसके चाचा मैसेज करते हैं किसको? बाबर को। बाबर उधर काबुल की तरफ ही लड़ता था, तो बाबर को मैसेज करके कहां बुलाते हैं? भारत। कौन बुलाते हैं? इब्राहिम लोदी के चाचा, है ना।
अब वो युद्ध हो जाता है किसके साथ? सांगा के साथ। भाई पंजाब वाला क्षेत्र जीते जीते पंजाब से फिर हरियाणा, हरियाणा से फिर तो खानवा जगह पड़ती है। खानवा के कौन सा युद्ध होता है? 1527 में। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। यही वो युद्ध है जिसके अंदर बाबर, सॉरी, सांगा क्या हो जाता है? हार जाता है। ये एकमात्र युद्ध है जिसमें सांगा क्या हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, चलें आगे, चलें भाई, चलो अगला क्वेश्चन। 26 में पानीपत का युद्ध करता है बाबर, 27 में खानवा का युद्ध करता है। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध के बारे में विचार कीजिए। खानवा का युद्ध होता है वो कब होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथनों में प्रश्न पूछ सकती है आरपीएससी। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, सही बात है। युद्ध के पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी। जिहाद का मतलब, बोले युद्ध मेरे लिए नहीं है, ये अपने देश के लिए भी नहीं है, धर्म के लिए है। और धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसको जिहाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिहाद की घोषणा कर दी थी। तो बाबर बोले, बाबर का जो सेनापति वगैरह सब, वो बोले यार तू के धर्म की बात करे, वो धर्म मानना तो है। तो बोले मुस्लिम धर्म। बोले कहीं यहाँ, बोले मुस्लिम धर्म को नहीं है मैं कि कोई टैक्स कौन लिया व्यापार करूँ। तू तो टैक्स ले। बोले आज से सारे टैक्स माफ, क्योंकि बाबर को जीतना था भाई। ठीक है, फिर बोले, बोले दारू पीता अंडा पूरे दिन। बोले मुस्लिम धर्म में कुरान में कट्ठे कोने की मुस्लिम के पीऊँ शराब पीवी, लेकिन तू पूरे दिन सुबह लेकर शाम की तरह पीते रहे। बोले तू, बोले आज के बाद में मैं क्या नहीं पीऊंगा? शराब नहीं पीऊंगा। आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा। किसने कर दी कसम? खाली किसने? बाबर ने। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर होता था, टैक्स होता था, जो आप टैक्स लगता है ना जो आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो तमगा कर बोलते थे, उसको हटा दिया। ठीक है, और इस युद्ध को जीतने के बाद में खुद को गाजी घोषित कर लिया। गाजी का मतलब सबको जीतने वाला। और ऐसा बताया था कि कसम तो खाई थी बंदे ने, लेकिन युद्ध जीते पार्टी करेंगे बोले आज। और बहुत भयंकर तरीके से शराब पी थी बाबर ने। बोले सोगन सागन, बोले तादीनी ही ज्यादा युद्ध जितानो, क्योंकि मोटिवेशन लेके आनो मन धर्म का नाम पर। आज भी यही होता है, आज भी राजनीति धर्म के नाम पे चल रही है। हाँ, चले आगे। राणा सांगा की मृत्यु के संबंध में कौन सा कथन है? देखो, राणा सांगा को इरिच है ना, इरिच यूपी में पड़ता है। इरिच में तो क्या दिया गया था? जहर दिया गया था। जहर मतलब स्लो, स्लो पॉइजन। और इनकी जो मृत्यु होती है वो कालपी यूपी में होती है। और इनकी जो क्षत्रिय मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। तो सारे कथन क्या है? सत्य हैं। सारे कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। चले आगे। विशाल राम राम भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदूपत सैनिकों का भग्नावशेष किस राजा के ऊपर? देखो, भग्नावशेष का मतलब भाई सैनिकों का भग्नावशेष ही था, वो पूरा सैनिक था ही नहीं। सांगा के एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, अवशेष ही था उनका। हिंदूपत, हिंदुओं पर राजा, तो वो किसकी उपाधि थी सारी? तो वो सारी आपकी सांगा की उपाधियां थी। बिल्कुल सुनीता शर्मा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे। अरे चलें क्या आगे। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, ये बताओ भाई। चित्तौड़ का पहला शाखा तो किसके काल में होता है? रतन सिंह और पद्मावती, वो करती, पद्मिनी करती है। और दूसरा शाखा कब होता है बताओ? 1535 के अंदर बहादुर शाह है, वो अटैक करता है। गुजरात वाले जो बहादुर शाह, वो किस पे अटैक करते हैं? चित्तौड़ पे अटैक करते हैं। उस टाइम रानी कौन थी? कर्मावती। और कर्मावती वही है जिसने हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूं क्या नहीं आया था? सहायता के लिए नहीं आया था। तब कर्मावती और बेग सिंह देवलिया, बाघ सिंह, बेग सिंह नहीं है, बाघ सिंह है, बाघ सिंह करो इसको, है ना, बाघ सिंह, ये बाघ सिंह, बाघ सिंह देवलिया क्या करते हैं? साका, साका करते हैं दोनों। कर्मावती करती है आपकी जौहर, और बाघ सिंह करते हैं केसरिया, है ना। और ये जो पूर्व जगह पड़ती है, पूर्व, उसके ताम्र पत्र से जानकारी मिलती है। तो बाघ सिंह की जो छतरी है वो पांडुपोल, एक गेट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उस पांडुपोल गेट के पास में किसकी छतरी बनी हुई है? बाघ सिंह जी की छतरी बनी हुई है। सारे कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलें आगे। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 15, महाराजा, सॉरी, महाराणा उदय सिंह के बारे में विचार कीजिए, विचार करेंगे। और उदय सिंह के बारे में, उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं 1559 में। महाराणा प्रताप इनके बेटे थे, और महाराणा प्रताप से क्या होता है? अमर सिंह का जन्म होता है। और उस खुशी में कौन सा शहर बसा देते हैं 1559 में? एकलिंग जी महाराज के क्या लगा के, धोख लगा के आते हैं। और 1559 में कौन से शहर की स्थापना करते हैं उदय सिंह जी? उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं, है ना। और इनके समय में तीसरा शाखा होता है। और उदय सिंह, देखो भाई क्या होता था मेवाड़ के अंदर, हमें पता चलने लगा फिर लोगों को कि भाई जो मेन राजा अगर क्या रहेगा, सेफ रहेगा ना, तो हम लड़ सकते हैं। अगर मेन राजा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, तो सारे सैनिकों ने, जो सेनापति थे, उन्होंने क्या बोला? उनके सेनापति कौन थे? जयमल और पत्ता थे। जयमल और पत्ता ने इनको बताया कि भाई आप महाराज, आप चले जाओ पहाड़ियों में, है ना, पहाड़ियों में रहो आप आराम से, हम पीछे से देख लेंगे दुर्ग को। तो जयमल और पत्ता के नेतृत्व में
जयमल के चाचा थे, उनका नाम क्या था? कल्लाजी राठौड़। कौन थे? कल्ला राठौड़। और कल्लाजी राठौड़, जयमल पत्ता और ये सारे क्या होते हैं? अकबर अटैक करता है ना 1559 में, क्या करता है, सॉरी, अकबर अटैक करता है, और अकबर अटैक करता है तो तीसरा साका होता है किसका? चित्तौड़गढ़ का। किसके शासनकाल में? उदय सिंह। उदय सिंह जी तो कहाँ चले गए? पहाड़ियों में। अब साका कौन करेगा? जयमल पत्ता। और जोहर कौन करेगी? फूल कंवर। ठीक है। अब देखो कल्ला राठौड़, सॉरी, जो जयमल है उनकी छतरी तो बनी है हनुमाल पोल, और पत्ता की छतरी बनी है वो रामपोल। ठीक है। ये कहाँ पे दोनों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग के पास। आगे चले। किसको चार हाथों का देवता कहा जाता है? देखो जब अकबर अटैक करता तो अकबर के पास बंदूकें थी, है ना, और बंदूक से गोली लग जाती है किसको? कल्लाजी को। कल्लाजी किसका जयमल का क्या था? अरे जयमल का चाचा था। कल्लाजी कौन थे? बताओ देखिए। अरे कल्लाजी जयमल के चाचा थे। आप बताओ भाई, राठौड़ी क्या खून है? जयम कल्लाजी बोले मैं बैठा बैठा तो नहीं देख सकता, मैं भी लड़ूंगा। तो जयमल बोले चाचा आप टेंशन मत लो, आप मेरे कंधे पे बैठो, और मेरे कंधे पे बैठ के, भाई पैर में तो लगी है लेकिन हम, मेरे कंधे पे बैठ के आप क्या कर लो? युद्ध कर लो। अब देखो ऐसा लग रहा था, ऊपर दो हाथ जयमल किसके चल रहे हैं? कल्लाजी के चल रहे हैं। नीचे दो हाथ किसके चल रहे हैं? जयमल जी के। और ऊपर कल्लाजी के चल रहे हैं। तो चार हाथ के देवता लग रहे थे। कौन? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ क्या लग रहे थे? चार हाथों के देवता, जैसे युद्ध में क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो। तो कल्लाजी राठौड़ को क्या बोला जाता है? चार हाथ के देवता बोला जाता है। इंपोर्टेंट लगा लेना इस पर्सन को, आरएस में पूछा हुआ पर्सन है। चार हाथ के देवता किस को कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। चले आगे। प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने चार दूत भेजे, है ना। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भाई मुगलों से संधि कर लो, तो अकबर अपने दरबार से चार एम्बेसडर भेजता है, चार दूत भेजता है, और उनका कर्म पूछा है यहाँ पे। तो कर्म कैसे होगा? सबसे पहले किसको भेजा था? तो सबसे पहले 1572 में किसको भेजता है? जलाल खां कोरची को। 1572 में किसको भेजता है? जलाल खां कोरची को भेजता है। फिर ये तीनों जाते हैं 1573 में। ठीक है। कब जाते हैं? 1573 में। तो सबसे पहले तो कौन आएगा? जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। फिर जाता है जयपुर वाले आपके मान सिंह कछवा। उसके बाद में बोलो महाराणा प्रताप बोलते हैं, बोले कौन? अरे बोले मान सिंह है। बोले तेरे बस की बात नहीं है, वो नाना पाटेकर वाला डायलॉग बोल दियो महाराणा प्रताप। बोले तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बाप को बेच, है ना, मैं बच्चों से बात है नहीं करता, मैं बच्चों से बात है नहीं करता। तो अब कौन भेजेंगे? फिर कौन जाएगा? भगवान दास जी। फिर कौन जाएंगे? टोडरमल जी। तो पहले क्या आएगा? डी। उसके बाद में कौन आएंगे? ए। उसके बाद में कौन गया? बी। लास्ट में कौन जाते हैं? टोडरमल जी। ये क्या था? इनका कर्म था। ठीक है। चले आगे। आगे चले क्या भाई? अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में विचार कीजिए। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 18 जून 1576 को होता है। बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप की सहायता के लिए करसन दास चुंडावत सलूम्बर वाले आते हैं। करसन दास जो चुंडावत है, वो चुंडावत कहाँ से थे? सलूम्बर के। और ये चुंडा की शाखा चल रही है पूरी, है ना। उसके बाद में जो राम शाह जो तोमर है, ये कहाँ से आते हैं? राम शाह तोमर कहाँ से आते हैं? ग्वालियर। ग्वालियर से आते हैं। हकीम का सूर अफगान से आते हैं। और राणा पुंजा, राणा पुंजा कहाँ से आते हैं? राणा पुंजा वही भील सैनिक, अरे भील सेनापति राणा पुंजा। भीलों की सैनिक छावनी भी थी, उदय सिंह के टाइम पे बन गई थी भील। तो राणा पुंजा क्या थे? भील सैनिकों के सेनापति थे। ये सारे क्या आते हैं? महाराणा प्रताप की सहायता के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है। चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा में बनी हुई है। ये बात भी सही है। उसके बाद में युद्ध के बाद में अकबर 1500 अक्टूबर, ये युद्ध तो क्या हो जाता है? निर्णायक नहीं रहता। लेकिन इस युद्ध के बाद में अकबर खुद, इसमें तो मान सिंह आता है, लेकिन फिर अकबर खुद आता है। अकबर वहां पे अजमेर में बैठा बैठा सब देख रहा था। और देखो मुस्लिम राजाओं की बहुत खास बात थी, हमेशा जो मुस्लिम राजा थे वो पीछे बैठ के देखते थे, आगे सेनापति लड़ते थे, कभी भी मेन राजा आगे नहीं आता था, और अपने वाले मेन ही आगे खड़े होते थे। अपने वालों का सबसे वीक पॉइंट यही था। एक बार राजा मर गया तो सेना पीछे ऑटोमेटिक हट जाती थी। यही इनका अकबर क्या था? बैठा बैठा देख रहा था। अजमेर तक आया था, अजमेर में बैठा बैठा देख रहा था। लेकिन जब ये युद्ध हार जाते हैं जून के अंदर, तो अक्टूबर के अंदर वापस अटैक करता है 1577 में। इस बार क्या जीत लेता है? उदयपुर को जीत लेता है। और उदयपुर को जीत के उसका नाम क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। तो ये भी याद रख लेंगे कि अकबर ने दोबारा अटैक किया अक्टूबर में, और उदयपुर का नाम बदल के क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध लगा दो इंपोर्टेंट। दिवेर का युद्ध इंपोर्टेंट लगा दो। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? जो आपके अकबर हैं उनके चाचा आते हैं सुल्तान खान।
सुल्तान खान को अमर सिंह बाला आर पार कर देता है सुल्तान खान के, और भयंकर तरीके से मारता है। 1542 के अंदर युद्ध होता है, अमर सिंह सुल्तान खान के बाला आर पार कर देता है छाती में, और अमर सिंह का बाला इतना भयंकर तरीके से लगता है कि वो तड़प रहा था भाई, सुल्तान खान वो तड़प रहा था। महाराणा प्रताप सबसे मिलने जाते हैं युद्ध खत्म होने के बाद में शाम को, भाई कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है, तो सुल्तान खान पड़ा पड़ा तड़प रहा था, है ना, तड़प रहा। तो महाराणा प्रताप को बोलता है कि मेरे को एक बार उस आदमी से मिला दो जिसने मेरे को बाला मारा है, मैं उस वीर से मिलना चाहता हूँ। तो महाराणा प्रताप को सैनिक पास में खड़ा था, बोले इसने मारा है, बोलो ना, बोले अब मार दूं इसको तो मैं, तो ये आपके पास में खड़ा ना, इसको तो मैं अब मार दूं, मेरे को जो एक्चुअल आदमी है ना वो बताओ कौन है, तो बोले मेरा ही बेटा था, कौन, अमर सिंह, है ना। और आप अमर सिंह की बात करते हो कि अमर सिंह के हाथ से जो जंगली बिल्ली है वो रोटी लेके भाग गई, उस अमर सिंह की बात करते हो, वो साहित्य अलग चीज है, इतिहास अलग चीज है। फिर क्या होता है, अमर सिंह अपने हाथ वापस दोनों पैर रखता है उसकी छाती पे और बाला खींच के निकालता है, ठीक है, और फिर गंगा जल से उसको क्या करते हैं, उसकी मौत को शांत करते हैं, उसकी मौत करवाते हैं, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन कहा है, ये बात भी सही है। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखो हल्दी घाटी युद्ध को कहा है थर्मापोली, हल्दी घाटी युद्ध को कहा क्या कहा गया है, थर्मापोली, और दिवेर के युद्ध को क्या कहा गया है, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। चलिए आगे चलें, मुगल मेवाड़ संधि। अब मुगल क्या करेंगे, मेवाड़ के साथ संधि करेंगे भाई, और ये संधि कौन करवाता है, कर्ण सिंह करवाता है। अमर सिंह था ना, उसका बेटा था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कहता है पापा बहुत हो गई लड़ाई, अब क्या कर लो, संधि कर लो, आराम से चैन से रहेंगे, बहुत मरमरा लिए। तो इसके दबाव में आते अमर सिंह क्या करता है, संधि करता है, किसके दबाव में आकर, कर्ण सिंह के दबाव में आके। उधर से मुगल बादशाह जहांगीर, अमर सिंह, लेकिन शर्त यह लगी कि युवराज जाएगा। अमर सिंह बोले मैं नहीं जाऊंगा, कर्ण सिंह तू संधि करके आओ, तो करया जाके आपा आ जावा निकाल जावा। तो कर्ण सिंह किसके दरबार में जाता है, मुगलों के दरबार में जाता है, ठीक है। उधर दरबार में कौन है, जहांगीर, कौन बैठा है, जहांगीर। जहांगीर देखता है, बोले कहाँ है तेरे पापा, कहाँ है, बोले बोले पापा नहीं, बोले मैं ही आया हूँ संधि करने के लिए। कौन बोला, कर्ण सिंह। बोले क्यों रहे, बोले यही है बात, बोले हमारे हमारे क्या नहीं आएंगे, राजा नहीं आएंगे, हमारे युवराज ही आएंगे संधि करने के लिए, दरबार में कौन आएगा, युवराज ही आएगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। जहांगीर बोले कोई आओ और बुलाना डांटो, कह जाए संधि करो आगुनो, बोले ये हमारे क्या कर रहा है कि इस्तेसी कर रहा है कि पुली मुगला की है, कह जाए मानी तो ठीक है मेवाड़ वाला। तो जहांगीर अपने बेटे बोले अगर आप युवराज आए तो मैं भी किसको भेजूंगा, युवराज। तो जहांगीर का बेटा कौन है, खुरम सांझा, सांझा को क्या भेजता है, करण सिंह के साथ संधि करवाने के लिए भेजता है। लेकिन राजा राजाओं के बीच में संधि मानी जाती है, इसलिए अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य क्या होती है, ये संधि मानी जाती। कब होती है, 5 फरवरी 1615 में, इंपोर्टेंट लगा लेना, मुगल मेवाड़ संधि, ठीक है भाई। और सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सही हो जाएंगे। आगे चलें, किस मेवाड़ राजा ने जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था, जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था, पूरा नहीं शुरू करवाया था। तो कौन करवाते हैं, कर्ण सिंह, कौन करवाते हैं, कर्ण सिंह। चलें आगे, कहां पे है जग मंदिर महल, पिछोला झील। और इस मंदिर का निर्माण अभी तो पूरा ही नहीं हुआ था, और इससे पहले इनवाइट करता है किसको, ये सांझा को। और सांझा इनवाइट करके देखता है तो भाई साहब उसको बहुत पसंद आता है जग मंदिर महल, और इसी की फोटोकॉपी कहाँ बना देता है वो, आगरा में, जिसको आप ताजमहल के नाम से जानते हो। तो ताजमहल किससे प्रेरित है, जग मंदिर महल से प्रेरित है, जो कहाँ पे आपका, उदयपुर में, पिछोला झील के पास में, ठीक है। हाँ, महाराणा राज सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, राज सिंह थोड़े इंपॉर्टेंट राजा है। चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है। मुगलों से पैसे लेके आता है, चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवा देता है। औरंगजेब की सहायता करता है, लेकिन औरंगजेब इसके साथ धोखा कर लेता है, तब उसको गुस्साता है। तब मारवाड़ का जो अजीत सिंह है और मेवाड़ का राज सिंह है, ये दोनों क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, जिसको बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्योंकि अजीत सिंह थे राठौड़ और राज सिंह थे सिसोदिया, तो इनको गठबंधन को क्या बोलते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बोलते हैं। ये गठबंधन करते हैं, ठीक है, ये बात भी सही है। इन्होंने जो आपका नाथ द्वारा के अंदर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाते हैं, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और अंबा माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं, सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सही हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे चलें, रानी सहल कंवर, देखो सलूम्बर के क्या थे, सामंत थे, इनका नाम था रतन सिंह चुंडावट।
और रतन सिंह चुड़ावत की क्या हुई थी, नई नई शादी हुई थी, और वो युद्ध करने से क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, भाई फर्स्ट नाइट है, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को याद आती है बोले मेरी लुगाई की, सीधी सी बात है बोलो। हाँ, तो रानी सहल कंवर भी ने आपका बेडरूम तो निकला कह जाए बुढ़ा के, लेकिन नीचे जाके वापस रू जा, बोले मन तो क्या याद आ रही है बोलो तेरी, मिस कॉल करा मैंने व्हाट्सएप पर। रानी सहल कंवर पहले तो ब्लॉक करो ना, वो कोई सैनिक ना भेज दिया, बोले जाके बोले रानी बोले ऐ बोल के आई मिस यू, सैनिक गए बोले रानी है बोला आई मिस यू, तो बोले एक काम कर बोले के, बोले सीना नहीं ले जाए बोले, रतन सिंह बोले बोले कोई सीना नहीं लिया, बोले बिन देख देख के मैं युद्ध कर लूंगा। तो सहल कंवर के मन में आता है कि अगर ये वहां पे सेनानी को देख देख के, है ना, और युद्ध करेगा तो इसका ध्यान युद्ध में रहेगा नहीं, पूरी तरह अपना युद्ध ध्यान में नहीं लगा पाएगा। तो उसने बोला कि मैं क्या बन रही हूँ बीच में, बाधा बन रही हूँ युद्ध के, तो उसने बोले सेनानी के रूप में अपनी गर्दन काट के दे दी, बोले ले ले जा, है ना। तो रानी सहल कंवर ने रतन सिंह को क्या देती थी, सेनानी के रूप में अपने सिर को काट कर दे दिया था, ये बात भी सही है। तो मेघराज मुकुल जी एक कविता लिखते हैं जिसका नाम है सेनानी, कौन सी रचना है, सेनानी, वो इन्हीं पे क्या है आधारित है, सेनानी किन पे आधारित है, इन्हीं पे आधारित है। चले आगे, चलो गुरु जी। राज प्रशस्ति अभिलेख राज सिंह लगवाता है, राज प्रशस्ति कौन लगवाता है, राज सिंह लगवाता है, कहाँ लगवाता है, राजसमंद झील के पास में लगवाता है, और ये नौचौकी स्थान पे है, कौन सी स्थान पे है, नौचौकी जगह की वहां पे, और वहां पे राजसमंद झील है उसके पास में लगी हुई है, 25 काले पत्थरों पे लगी है, पत्थर कैसे हैं, काले, आरपीसी का कुछ नहीं पता, काले पीले सब पूछ लेगी, है ना। बिल्कुल सुनीता, बीएसटीसी के लिए आप पढ़ सकते हो, बीएसटीसी के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बीएसटी, मैं आरएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सारे आरएस लेवल के हैं, आप ये पढ़ के आप आरएस प्री का पेपर भी दे लो उसे आप, ठीक है। बेफिक्र होके सीटी, बीएसटीसी, बीएड, जो भी आपको राजस्थान के लेवल की तैयारी करनी है, जहां पे आपकी राजस्थान हिस्ट्री लगती है, सब में पढ़ सकते हो, डेली लाइव क्लास मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शाम को 6:15 आप तो यूट्यूब खोल के बैठ जाना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपके बीएसटीसी में आएगा, ठीक है। हाँ, और बेस्ट ऑफ लक बेटा आपको बीएसटीसी के लिए, बढ़िया नंबर लेके आना, बढ़िया अच्छी सी कॉलेज में क्या लेना, प्रवेश लेना, और अच्छे से बीएसटीसी करिए, आगे भी काम में आएगी है, तो बीएसटीसी करने के बाद में 3rd ग्रेड दोगे तब भी काम में आएगी। हाँ जी, चले। यह विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रशस्ति है, बिल्कुल सही बात है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, राज प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है, ये बात भी सही। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ, ये आपका बेटा रिवीजन होने जा रहा है, मतलब ये आप इस क्वेश्चन से आप पूरा मेवाड़ का इतिहास पढ़ सकते हो, है ना। हाँ, चले आगे। अमर सिंह, अजीत सिंह, सवाई सिंह, बहादुर शाह फर्स्ट के मध्य देबोरी समझौता कब होता है, देखो ये तीनों राजा मिलते हैं, एक साइड ये तीनों राजा होते हैं, है ना, अमर सिंह, अजीत सिंह और देबारी समझौता इंपोर्टेंट समझौता है भाई, देबारी समझौता क्या है, इंपोर्टेंट समझौता है ना। मेवाड़ का तो अमर सिंह था, अजीत सिंह था मारवाड़ का, और सवाई जय सिंह कहाँ था, अमेरिका, सॉरी अमेरिका तो कहाँ गया, अमेरिका था, ये अमेरिका के राजा थे। अजीत सिंह कहाँ के थे, मारवाड़ के, और अमर सिंह कहाँ के थे, मेवाड़ के। तो इन तीनों ने किसके साथ संधि की, बहादुर शाह फर्स्ट के साथ संधि करते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट के साथ संधि करते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट कौन थे, मुगल थे भाई, मुगल राजा थे, मुगल, और इनके बीच में क्या होता है, समझौता होता है, और उस समझौते का नाम है देबारी समझौता। कौन सा समझौता, कब होता है, 1708 में, कब होता है, 1708 में। चले आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देबारी समझौता। मेवाड़ में अटपटी पगड़ी, तो मेवाड़ की पगड़ी का नाम क्या है, अटपटी पगड़ी, और ये अमर सिंह सेकंड के टाइम पे क्या होती है, शुरू होती है ना। चलो एक पर्सन पूछता हूं मैं आपसे, मेवाड़ की सबसे, राजस्थान की सबसे लंबी पगड़ी कहां पे, मेवाड़ की सबसे लंबी पगड़ी कहां रखी हुई है, बताओ। राजपूत राजाओं का मराठाओं के खिलाफ, ये हुरदा नहीं है, हुरडा सम्मेलन है, कौन सा सम्मेलन है, हुरडा सम्मेलन। मारवाड़, सॉरी, जो अपने राजपूत राजा थे, उन मराठा यहाँ पे अटैक करते थे, चौथ कर वगैरह लेते थे, है ना। तो राजपूत राजाओं के ऊपर क्या करते थे, मराठा अधिकार क्षेत्र कर रहे थे, उनको दूर करने के लिए, उनके अटैक से बचने के लिए सारे राजपूत राजाओं ने क्या किया, एक सम्मेलन किया, उसका नाम है हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, 1734, इसे याद रखोगे, 1734। तो 17 जुलाई 1734 को होता है, 1734, ठीक है भाई। तो हुरडा सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है,
ये प्रश्न भी पूछा हुआ है पटवारी के अंदर। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? आगे चलें। अगला क्वेश्चन, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह द्वितीय के बीच में गिंगोली का युद्ध कब होता है? गिंगोली का युद्ध कब होता है बताओ। मान सिंह कौन थे? जयपुर के राजा थे, आमेर के। और जगत सिंह द्वितीय अपने राजस्थान के, ये मेवाड़ के, सॉरी। तो इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध कब होता है बताओ। गिंगोली का युद्ध कब होता है? 1807 में। कब होता है गिंगोली का युद्ध? 1807 में। इसी का दूसरा नाम है परबतसर का युद्ध। परबतसर कहां पड़ता है? नागौर में। परबतसर का युद्ध। इसी गिंगोली के युद्ध का नाम क्या पड़ता है? परबतसर का युद्ध। हाँ, तो बोलिया करिए ना, बोले 18 साल की होगी गीगली थोड़ी अब, है ना। अब तेरा क्या कर दिया? 7 फेरा कर दिया। तो गीगली थोड़ी है, फेरा कर दिया तेरा। फेरा कितना हुई? 7। अरे फेरा कितना हुई? 7। 18 साल की होगी गीगली थोड़ी है ना। तो क्या कर दिया तेरा? फेरा कर दिया। फेरा कितना हुई? 7। तो 18 साल की गीगली को नहीं 7 फेरा कर दो तो 1807। ट्रिक याद हो जाएगी? हो जाएगी क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस मेवाड़ शासक ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी? किस मेवाड़ शासक ने 1818 में किससे संधि की थी? अंग्रेजों से संधि की थी। 1818 में संधि करते हैं कौन? भीम सिंह जी। कौन करते हैं? भीम सिंह जी। भीमो बायो के कर दी संधि, कर दी अंग्रेजा के साथ। ठीक है भाई, ये अपना आज का क्या था? पूरा चैप्टर था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबको। हाँ जी। प्रियंका जी, फेरे 4 होते हैं लेकिन धर्म में 7 लिखे हुए हैं। आपको तो ट्रिक पे फोकस करना है, फेरे 7 ही माने जाएंगे। हाँ, ट्रिक पे फोकस करो, हमें तो याद रखना है कैसे भी करो। तो कैसी लगी क्लास आज की? बताओ भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी नंबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।